ओके, हेलो एवरीवन बच्चा, गुड नून स्टूडेंट्स, कैसे हो, क्या हाल है? गुड नून बच्चे, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आवाज वगैरह सही आ रही है? परफेक्ट आ रही है? कोई इशू तो नहीं है आवाज वगैरह का किसी को? सबसे पहले तो ये बताओ क्या हाल चाल, कैसे हो स्टूडेंट्स? बढ़िया, सब कुछ ठीक है? आवाज वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है? गुड आफ्टरनून। नॉट मॉर्निंग, आफ्टरनून ही हो गई, नून हो गया बस समझो। कैसे हो भाई? ठंडी कैसी पड़ रही है? ठंड तो हो रही होगी नहीं? ऑल परफेक्ट, सब क्लियर? ओके, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। ओके, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। अच्छा, कल की क्लास में किसी को कोई डाउट? कल की क्लास में हमने इनकम के पोर्शन में डायरेक्ट टैक्सेस करा था, जितना मुझे याद है। डायरेक्ट टैक्सेस में मैंने आपको इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स पढ़ा दिया था, ठीक है। इनकम, कॉर्पोरेट और गिफ्ट टैक्स फिनिश हो गया था, उसमें किसी को आई थिंक कोई डाउट नहीं है। कल की क्लास में किसी को कोई डाउट? हाँ जी। गिफ्ट टैक्स, चलो अच्छा, जल्दी से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, उन क्वेश्चंस का आंसर दो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, उन क्वेश्चंस का आंसर दो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, मुझे आंसर्स देना स्टार्ट करो। पहली चीज, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गिफ्ट टैक्स डोनी को देना पड़ता है या डोनर को? गिफ्ट टैक्स डोनी को देना पड़ता है या फिर डोनर को? हाँ जी, बोलो। गिफ्ट टैक्स डोनी को देना पड़ता है या डोनर को? डोनी यानी वो पर्सन जो कि गिफ्ट रिसीव करता है, यानी डोनी इज लाइबल टू पे गिफ्ट टैक्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पर मुझे बताओ, कितने अमाउंट तक का गिफ्ट एग्जेम्प्टेड होता है गिफ्ट टैक्स से? कितने अमाउंट तक का गिफ्ट एग्जेम्प्टेड होता है गिफ्ट टैक्स से? ये आंसर दो। कितने अमाउंट तक का गिफ्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिफ्ट टैक्स? कितने अमाउंट तक का गिफ्ट गिफ्ट टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है? 50,000 और लेस, ठीक है। अच्छा, अगर 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट आ रहा है तो मुझे बताओ, सिर्फ एक्सीडेड अमाउंट पर टैक्स लगेगा या फुल अमाउंट पर टैक्स लगेगा? अगर 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट आ रहा है तो सिर्फ एक्सीडेड अमाउंट पर टैक्स लगेगा या फुल अमाउंट पर टैक्स लगेगा? फुल अमाउंट पर लगेगा, बढ़िया। कौन से ओकेजन का मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्टेड होता है गिफ्ट टैक्स से? कौन से ओकेजन का मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्टेड होता है गिफ्ट टैक्स से? आंसर दो। हाँ जी, मैरिज के समय पर, ठीक है। अच्छा, अगर गिफ्ट देने वाला कोई इमीडिएट रिलेटिव यानी पास का रिश्तेदार हो तो उस पर गिफ्ट टैक्स लगता है या नहीं लगता है? अगर गिफ्ट देने वाला कोई इमीडिएट रिलेटिव यानी पास का रिश्तेदार हो तो डोनी के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, डोनी या डोनर में से अगर कोई भी रजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूट है तो उन पर टैक्सेस लगते हैं, तो उन पर टैक्सेस लगते हैं। गिफ्ट टैक्स लगता है, बोलो। तो उन पर गिफ्ट टैक्स लगता है, हाँ या ना? नहीं, ओके, परफेक्ट है। तो यहां तक आई होप सो सबको समझ में आ गया। यहां तक सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया यहां तक? आई थिंक सो किसी को किसी तरीके का कोई भी डाउट नहीं है, है ना? ओके, परफेक्ट है। तो कल हमने डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ा। अच्छा चलो, मुझे बताओ जल्दी से, डायरेक्ट टैक्सेस में इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स दोनों एक ही पर आते हैं या अलग अलग पर आते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस पर इम्पैक्ट और इंसिडेंट्स दोनों एक ही पर आते हैं या अलग अलग पाते हैं? हाँ जी, डायरेक्ट टैक्सेस पर इम्पैक्ट और इंसिडेंट्स दोनों एक ही पर आते हैं या अलग अलग पर? एक पर ही आते हैं, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप मुझे बताओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी अप्रत्यक्ष करों में इम्पैक्ट और इंसिडेंट्स एक ही पर आते हैं या अलग अलग पर आते हैं? हाँ जी, एक ही पर आते हैं या अलग अलग पर आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष करों पर इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग पर आते हैं, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट मुझे आंसर देना स्टार्ट करो सारे के सारे बच्चे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों अलग अलग पर्सन पर आते हैं, तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस में, इंसिडेंस शब्द का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इंसिडेंस? हाँ जी, इंसिडेंस शब्द का मतलब होता क्या है? द वन हु, व्हाट इज इंसिडेंस? इंसिडेंस शब्द का मतलब क्या होता है? द वन हु
bears the burden of tax. What is incidence? Incidence शब्द का मतलब क्या होता है? The one who bears the burden of tax, यानी जो टैक्स के बर्डन को क्या करता है? बियर करता है. द वन हु बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स, उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंस कहते हैं. ठीक है, डन. अच्छा, 2 टैक्स और डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को डिटेल में आज की क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ डायरेक्ट टैक्सेस में 2 टैक्सेस और पूछे जा सकते हैं. एक है आपके लिए वेल्थ टैक्स. सबसे पहला क्वेश्चन आप सबसे वेल्थ टैक्स में यही पूछा जा सकता है, वेल्थ टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. तो वेल्थ टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर है. इसे सबसे पहली बार 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया. वेल्थ टैक्स को लगना कब शुरू किया गया? 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया. वेल्थ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया हुआ टैक्स है. ठीक है, वेल्थ टैक्स एक व्यक्ति की वेल्थ वैल्यूएशन पर लगाया गया कर है. यानी एक इंडिविजुअल से सरकार हर साल के आखिरी में पूछती है, बताओ तुम कितने अमीर हो. ठीक है भाई, हम बताते हैं हमारे पास इतना घर, इतने बैंक बैलेंस, इतनी सेविंग, इतनी कार, इतना सब कुछ है. फिर सरकार कहता है, वाह बेटा तुम तो बड़े अमीर हो. सरकार क्या कहता है? वाह बेटा तुम तो बड़े अमीर हो. जब तुम इतने अमीर हो तो अपनी अमीरी पर हमें भी तो कुछ दोगे. तो आपकी जो वेल्थ वैल्यूएशन है, जो आपकी वेल्थ है, उस वेल्थ पर लगाए गए टैक्स, उन वेल्थ वैल्यूएशन पर लगाए गए टैक्स को हम क्या कहेंगे? उन वेल्थ वैल्यूएशन पर लगाए गए टैक्स को हम वेल्थ टैक्स के नाम से जानेंगे. ठीक है, डन. अच्छा, वेल्थ टैक्स एक व्यक्ति पर टैक्स के बर्डन को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है. वेल्थ टैक्स एक व्यक्ति पर टैक्स के बर्डन को क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ाता है. और इसीलिए वेल्थ टैक्स को 2014 में अरुण जेटली के द्वारा क्या कर दिया गया है? फिनिश कर दिया गया है. यानी अब वेल्थ टैक्स नहीं लग रहा है. पहले वेल्थ टैक्स लगता था 1957 में, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, लेकिन फाइनली अबॉलिश्ड इन 2014/15 फाइनेंशियल ईयर में इसे फ्लैश किया गया, यानी खत्म किया गया. और किसके द्वारा खत्म किया गया? अरुण जेटली के द्वारा वेल्थ टैक्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया. ठीक है, डन. डन स्टूडेंट्स, ये पूछा जा सकता है वेल्थ टैक्स इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और अ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स. क्या आंसर दोगे? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में. वेल्थ टैक्स इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और अ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स. क्या आंसर दोगे? हाँ जी बोलो. तो इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स. क्या आंसर दोगे? इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हमारे लिए टैक्स, एक और टैक्स है जो कि यहां पर मैं आपको बता दे रही हूं, दैट इज एस्टेट ड्यूटी. देखो, वेल्थ टैक्स इन हिंदी इज नोन एज पूंजी कर. वेल्थ टैक्स को हम क्या कहते हैं? पूंजी कर के नाम से जानते हैं. एस्टेट ड्यूटी इन हिंदी नोन एज संपदा कर. एस्टेट ड्यूटी को हम कौन सा कर कहते हैं? संपदा कर के नाम से जानते हैं. अब एस्टेट ड्यूटी क्या होती है बच्चा? व्हाट इज एस्टेट ड्यूटी? एस्टेट ड्यूटी यानी संपदा कर क्या होती है? तो याद रखना, जब आपके पास कोई इनहेरिटेंस के थ्रू प्रॉपर्टी आती है, इनहेरिटेंस के थ्रू अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी आ रही है, तो उस प्रॉपर्टी पर लगाए हुए टैक्स को हम क्या कहेंगे? एस्टेट ड्यूटी यानी संपदा कर के नाम से जानेंगे. इनहेरिटेंस का मतलब होता है आपके पास विरासत के थ्रू कोई प्रॉपर्टी आ रही है. विरासत समझते हो? जैसे कि आपके फादर की कोई प्रॉपर्टी विल के थ्रू आपके पास ट्रांसफर हो गई, आपके ग्रैंडफादर की कोई प्रॉपर्टी विल के थ्रू आपके पास ट्रांसफर हो गई. ठीक है, तो जो विरासत के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू आपके पास कोई प्रॉपर्टी आ रही है, इस प्रॉपर्टी
पर लगाए गए टैक्स को हम क्या कहेंगे? इस प्रॉपर्टी पर लगाए गए टैक्स को हम एस्टेट ड्यूटी यानी संपदा कर के नाम से जानेंगे। ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस आर द सेम थिंग, इसको अलग अलग करके हम नहीं देखते। टैक्सेस एंड ड्यूटी इंटरचेंज करके यूज किया जा सकता है। ठीक है, डन, समझ में आया? हाँ जी अन्ना जी, समझ में आ गया बच्चे? सिंपल सी चीज थी। तो हमने 5 तरीके के टैक्स के बारे में पढ़ा। जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन से 5 टैक्स पढ़ा? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एस्टेट ड्यूटी। इसी के साथ हमारा डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष करों का पोर्शन कंप्लीट हो गया। मेन आज की क्लास आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी अप्रत्यक्ष कर, जिसमें आज की क्लास में हम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसे लिखकर एक बार खत्म करो, फिर उसके बाद आज की क्लास हम जीएसटी से स्टार्ट करते हैं। इस पे कुछ भी नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ना रिपीट कर दो, कुछ रिपीट करने वाला है ही नहीं। कुछ समझ में नहीं आया, भारत बेटा पढ़ने में ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आप बताओ मुझे क्या नहीं समझ में आया, एक बार और समझा दिए। बेटा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब खत्म किया गया। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। एस्टेट ड्यूटी किस चीज पर लगता है ये पता होना चाहिए, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी पर लगता है। सिर्फ यही पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपको वही पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे आप जानते हो टैक्सेस का एक अलग से इतनी मोटी बुक आती है। टैक्सेस बहुत डिटेल टॉपिक है, टैक्सेशन एक डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, बट हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी सीए का पेपर नहीं दे रहे हैं, हमको सिर्फ एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि हमसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं अपने चैनल पे आप सबको प्रैक्टिस सेशंस कराती रहती हूँ, आप उस पर देखो जाकर कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को कैसे हमें अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ। अगर मैं आपको जबरदस्ती डिटेल में बहुत सारी चीजें पढ़ाने लगूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये फिर क्लास उस मकसद के लिए नहीं रह जाएगी। इसलिए समझो, हम आपका सिलेबस इसी तरीके से प्लान करते हैं कि आप एग्जाम के क्वेश्चंस डायरेक्टली अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी किस गवर्नमेंट का टैक्स है? अभी विवेक मैं आपको बताती हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स में पहुंचने तो अभी तो डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं ना। राज श्रीवास्तव, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा मेरा चैनल। डन मैम, राइटिंग बड़ा कर दीजिए। ओके बेटा, थोड़ा सा और बड़ा लिखने की कोशिश करती हूँ प्लीज साइड। ठीक है, एक बार सॉरी, लिख लो। डन, ओके परफेक्ट। अब हम स्टार्ट करें। चलो, आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस पे हम एक टैक्स डिटेल में बात करेंगे जिसे हम कहेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी वस्तु और सेवा कर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर। जीएसटी के बारे में तो सबने सुना ही होगा, सुना है ना? हाँ जी, सुना है कि नहीं सुना है? थैंक यू राज, थैंक यू बच्चे। जीएसटी के बारे में सुना है? सबसे पहले जीएसटी पूछा जा सकता है इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? सीधा सीधा ये क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। चलो आज हम जीएसटी के बारे में कुछ डिटेल के बारे में बात करते हैं। अब बिल्कुल कमेंट करना बंद करो और सुनना स्टार्ट करना। ठीक है, जीएसटी का टॉपिक कंप्लीट करूंगी तो तुम लोगों के डाउट्स लूंगी, बीच बीच में डाउट्स मत पूछना क्योंकि मैं आंसर नहीं दूंगी। ठीक है, तो आप सब के सब थोड़ा सा सुकून से बैठो। सुकून से बैठने का मतलब ये है कि आप आराम से देखो मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
मार्केट में आप सब जानते हैं, सब के सब स्टूडेंट जानते हैं, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 इनडायरेक्ट टैक्सेस के स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हमने कहा जीएसटी। सरकार ने पहले जितने टैक्सेस सरकार लगाता था उन सारे टैक्सेस को खत्म कर कर सरकार ने एक नया तरीके का मार्केट में टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसे मार्केट में उन्होंने कहा जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर। ठीक है, अब यहां पर 1 जुलाई 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, तो पॉइंट इज 1 जुलाई 2017 से पहले आखिरकार मार्केट में ऐसा क्या हो रहा था या ऐसी कौन सी दिक्कत थी जिसको सही करने के लिए सरकार को जीएसटी नाम का टैक्स लाना पड़ा। 1 जुलाई 2017 से पहले जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही होगी ना। वो कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको क्योर करने के लिए, जिसको सही करने के लिए जीएसटी नाम का टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में 1 जुलाई 2017 से पहले क्या थी? 1 जुलाई 2017 से पहले जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर था, यानी अप्रत्यक्ष करों का जितना स्ट्रक्चर था, सबसे पहली प्रॉब्लम उसमें थी हमारे मार्केट में कैस्केडिंग इफेक्ट का होना। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है बच्चे? कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है करों पर दोबारा से कर लगना, यानी टैक्स ऑन टैक्स, यानी टैक्सेस पर दोबारा से टैक्स लगना। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी पहले क्या हुआ करता था, एक प्रोडक्ट को बार बार हर एक स्टेज में टैक्सेबल बनाने का प्रोसेस था। यानी सरकार कहती थी अगर तुम रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो रॉ मटेरियल खरीदने पर भी टैक्स लगता था। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो तो फिनिश्ड प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करने पर भी टैक्स लगा। उसको ले जाकर बाजार में बेचो तो बाजार में बेचने पर भी टैक्स लगा। यानी क्या हो रहा था? ये हो रहा था कि मार्केट में जो टैक्सेस का स्ट्रक्चर था वो मल्टीपल था, यानी हर एक स्टेज में बार बार टैक्सेस को इम्पोज किया जा रहा था। और इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही थी? जब टैक्सेस पर बच्चे बार बार टैक्सेस लगाया जाता है ना, तो प्रॉब्लम ये होती है कि बेवजह उस प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में क्या हो जा रहा था? बढ़ जा रहा था। बेवजह उस प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में क्या हो जा रहा था? इन्फ्लेट हो जा रहा था। यानी पहली प्रॉब्लम तो हमारे अर्थव्यवस्था में ये हो रही थी, यानी बेवजह जो चीज 10 रुपए की बिकनी चाहिए वो बाजार में 20 रुपए की आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें मल्टीपल टैक्सेस लग रहे थे। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम थी बेवजह मार्केट में कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से रेट्स बढ़ रहे थे, और दूसरी प्रॉब्लम थी मार्केट में यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर का ना होना। यानी मार्केट में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी टैक्स स्ट्रक्चर में, यानी सेंट्रल के अलग टैक्सेस थे और स्टेट के अलग टैक्सेस थे। और यहां तक के जो स्टेट के टैक्सेस थे ना, अगर तुम पहले बाउंड्री को चेंज करते, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते, तो टैक्सेस के रेट्स बदल जाते थे। जैसे याद करो, पहले एक टैक्स था जिसे हम कहते थे वैल्यू एडिशन टैक्स। कुछ याद आया? वैट नाम का एक टैक्स हुआ करता था, वैल्यू एडिशन टैक्स। वैट नाम का एक टैक्स हुआ करता था। वैट अगर यूपी में 12.5% से लग रहा था तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इंडिया के हर एक कोने में 12.5% से ही लग रहा था। नहीं, वैट यूपी में 12.5 था तो हरियाणा में डिफरेंट रेट से था, पंजाब में डिफरेंट रेट में था, केरला, कर्नाटका, हर जगह डिफरेंट रेट से वैट लग रहा था। यानी टैक्स का स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं था ऑल इंडिया। और इसकी प्रॉब्लम क्या होती थी? इसकी प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर हम स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर रहे थे, अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट होते थे तो एक प्रोडक्ट का रेट बदल जाता था।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सब जानते हो, जैसे कार के ऑन रोड प्राइसेस, आप सब जानते हैं कार अगर यूपी में सेम कार सेम मॉडल 12 लाख की पड़ रही है तो इट इज नॉट नेसेसरी, यानी कोई जरूरी नहीं है कि वो कार सेम मॉडल सेम फीचर दिल्ली में भी 12 लाख की ही पड़ रही हो। नहीं, ऑन रोड प्राइसेस डिफरेंट होते थे, यूपी में भी डिफरेंट होते थे, दिल्ली में भी डिफरेंट होते थे, और थोड़ा मोड़ा नहीं, 40-50 हजार का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता था। अब यहां पर यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर नहीं था और इंडिया में कैस्केडिंग इफेक्ट, ये दो बड़ी प्रॉब्लम थी जिसमें सरकार ने डिसाइड किया कि हम 1 जुलाई 2017 मार्केट में टैक्स के स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करेंगे और 1 जुलाई 2017 मार्केट में एक नया तरीके का टैक्स लाया गया जिसको कहा गया जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी का मतलब क्या है? जीएसटी का मतलब है, इसके टैग लाइन पे समझते हैं, जीएसटी का मतलब है वन टैक्स वन नेशन या वन नेशन वन टैक्स, यानी एक देश एक कर। यानी अभी तक जो हो रहा था ना, ऑल ओवर इंडिया हम अलग अलग नाम से टैक्सेस को पे कर रहे थे। ऑल ओवर इंडिया हम क्या कर रहे थे बच्चे? अलग अलग नाम से टैक्सेस को पे कर रहे थे। उससे हमने क्या कर दिया है? यूनिफॉर्म कर दिया है, यानी इंडिया में अब हर एक स्टेट में एक ही नाम से टैक्स लगेगा जिसको हम कहेंगे जीएसटी। यानी ना तो स्टेट की बाउंड्री बदलते समय आपका जीएसटी का नाम बदलेगा, ना ही जीएसटी का रेट बदलेगा। यानी पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। मार्केट में जो पहले यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर नहीं था, अब वो क्या हो चुका है? अब वो यूनिफॉर्म हो चुका है, यानी जीएसटी आने से पहली यूनिफॉर्मिटी वाली दिक्कत तो सॉल्व हो गई। अब अभी तक मैंने आपको सिर्फ बेसिक सी चीज समझाई। क्या समझाई? मार्केट में जीएसटी आया क्यों, प्रॉब्लम क्या थी, और जीएसटी का मतलब क्या है। अब बात करते हैं जीएसटी लगता कैसे है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको ये भी पता होना चाहिए जीएसटी आखिरकार लगता कैसे है। तो जीएसटी समझने के लिए हमें पहले तो दो तरीके के ट्रांजैक्शन समझने जरूरी हैं बच्चे। दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन यानी राज्यांतरिक लेन देन, और एक होगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट यानी अंतर राज्यीय लेन देन। इंट्रा TRA यहां देखो, और इंटर यानी TER। अब पहले इन दोनों ट्रांजैक्शन का मतलब समझो। इंट्रा जब TRA लिखा हो, यानी जहां बाइंग और सेलिंग दोनों एक राज्य की सीमा के अंदर हो रहे हो, जहां खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक राज्य की सीमा के अंदर हो रहा हो, जहां बाइंग एंड सेलिंग दोनों एक स्टेट की बाउंड्री के अंदर हो रही हो, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे? ऐसे ट्रांजैक्शन को हम इंट्रा स्टेट कहेंगे। यानी यूपी में प्रोडक्ट बनाकर यूपी में ही बेचा जा रहा है, हरियाणा में प्रोडक्ट बनकर हरियाणा में ही बिक रहा है। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ बच्चे? ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है। अच्छा, इंटर स्टेट क्या होगा? इंटर स्टेट यानी यूपी में प्रोडक्ट बनाकर हरियाणा में बेचा जा रहा है, हरियाणा में प्रोडक्ट बनकर केरला में बेचा जा रहा है। यानी बाइंग एंड सेलिंग दो डिफरेंट स्टेट्स में हो, दो अलग अलग राज्यों में हो, तो उसे हम इंटर कहेंगे। और जहां बाइंग और सेलिंग दोनों एक ही राज्य की सीमा के अंदर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है, डन, इतना समझ में आया। अच्छा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने से पहले भी तो ट्रांजैक्शन इंट्रा और इंटर हुआ करते थे, हाँ या ना? भाई जीएसटी मार्केट में आया था, उससे पहले भी तो बच्चा ट्रांजैक्शन इंट्रा या इंटर हुआ करते थे। तो पहले ऐसे ट्रांजैक्शन में क्या लगता था? याद रखिएगा, जब पहले ट्रांजैक्शन इंट्रा और इंटर हुआ करते थे तो जीएसटी से पहले
बिफोर जीएसटी अगर एक स्टेट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग होती थी तो ऐसे ट्रांजैक्शन पर लगता था वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स। और अगर पहले कोई ट्रांजैक्शन इंटर हुआ करता था तो पहले ऐसे ट्रांजैक्शन पर लगता था सेल्स टैक्स। ठीक है, लेकिन जैसे ही जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, हमने वैट और सेल्स टैक्स दोनों को जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिया। हमने क्या करा बच्चे, वैट और सेल्स टैक्स दोनों को किसके अंदर मर्ज कर दिया, दोनों को जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर मर्ज कर दिया। यानी अब अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा है तब भी हम क्या लगाएंगे, जीएसटी। अब अगर ट्रांजैक्शन इंटर है तब भी हम क्या लगाएंगे, जीएसटी। लेकिन कैसे लगाएंगे ये हम पढ़ते हैं। अगर एक राज्य के अंदर ट्रांजैक्शन है, यानी ट्रांजैक्शन इज इंट्रा स्टेट, यानी बाइंग एंड सेलिंग दोनों एक बाउंड्री के अंदर है, तो जीएसटी लगना बहुत आसान है। कैसे लगेगा बच्चे जीएसटी, जीएसटी लगने का तरीका क्या होगा कि मार्केट पे जितना रेट से जीएसटी लगेगा उन रेट्स को ही हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उन रेट्स को ही हम क्या कर देंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक को हम कहेंगे सीजीएसटी, सीजीएसटी यानी हिंदी में केंद्रीय गुड्स एंड सर्विस, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक को हम क्या कहेंगे, सीजीएसटी, और एक को हम कहेंगे एसजीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी राज्य वस्तु और सेवा कर। और दोनों के बीच में हम आधा आधा रेट से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये आधा तो सीधा सेंट्रल के खाते में जाएगा, बचा हुआ आधा हम उस स्टेट को देंगे जिस स्टेट की बाउंड्री के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है। यानी एक राज्य है तो जीएसटी आसान है, आधा सेंट्रल को चला जाएगा, आधा उस स्टेट को चला जाएगा जिस स्टेट की बाउंड्री के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है। समझ में आया, इतना सिंपल है। अब बात करते हैं इंटर की। यूपी में प्रोडक्ट बनाकर हरियाणा में बेचा जा रहा है, हरियाणा में प्रोडक्ट बनकर केरला में बेचा जा रहा है। अब ऐसे ट्रांजैक्शन पर जीएसटी कैसे लगेगा बच्चा, अब ऐसे ट्रांजैक्शन में जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड होके नहीं लगता है। याद रखिएगा, अगर हमारा ट्रांजैक्शन इंटर है तो ऐसे में जीएसटी दो पार्ट्स में डिवाइड होके नहीं लगेगा। ऐसे में जो जीएसटी लगेगा उसे हम कहेंगे आईजीएसटी। क्या कहेंगे, आईजीएसटी। आईजीएसटी यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी मिला हुआ जीएसटी। मिला हुआ जीएसटी यानी C प्लस S इज इक्वल्स टू आई, यानी यहां पर हाफ है, यहां हाफ है, तो यहां पर फुल होगा। यानी 6% यहां है, 6% यहां है, तो यहां पर कितने परसेंट से लगेगा, 12% से। 2.5% यहां है, 2.5% यहां है, तो यहां कितने परसेंट से लगेगा, 5% से। यानी क्या किया जाएगा, इंटर स्टेट में हम जीएसटी को दो पार्ट्स में नहीं सिर्फ एक ही नाम से लगाएंगे, और जिसे हम क्या कहेंगे, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी मिला हुआ जीएसटी। ठीक है, अब आईजीएसटी जाएगा किसके पास, तो आईजीएसटी एट वंस सीधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी अगर पूछा जाए आईजीएसटी किसके द्वारा लागू किया जाता है, आईजीएसटी इज लिवाइड बाय, क्वेश्चन पूछा जाए आईजीएसटी इज लिवाइड बाय, तो आईजीएसटी किसके पास जाएगा, सीधा सेंट्रल के खाते में जाएगा। ठीक है, डन। लेकिन आईजीएसटी पूरा सेंट्रल अपने पास नहीं रखेगा। आईजीएसटी पूरा सेंट्रल अपने पास नहीं रखेगा, आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ सेंट्रल अपने पास रखेगा और कुछ बचे हुए राज्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और यहां पर नेसेसरी नहीं है कि यहां पर आधा आधा ही डिस्ट्रीब्यूट हो, नहीं,
यहां पर सरकार कह रही है आईजीएसटी में जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल डिसीजन लेगा कि कौन से राज्य को कितना प्रतिशत जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सरकार कह रही है कि हम नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से और किसका कितना लॉस हुआ है उसके हिसाब से आईजीएसटी का कलेक्शन इस्तेमाल करेंगे, और ये बचे हुए राज्यों, यानी नॉट नेसेसरी कि वही 2 राज्य हो, नहीं, बचे हुए राज्यों यानी जिस राज्य को जैसी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से आईजीएसटी का कलेक्शन यूज होगा उन राज्यों की जरूरत को पूरा करने के लिए। समझ में आया? यानी अगर एक राज्य के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, ध्यान से सुनो, तो जीएसटी तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया जैसा कि तुमने देखा, सी और एस, ठीक है। लेकिन अगर एक राज्य में नहीं, इंटर स्टेट है, यानी 2 अलग अलग राज्यों से ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो जीएसटी क्या होगा? जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, जीएसटी को एक ही नाम से लगाया जाएगा और जिसे हम क्या कहेंगे? आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एट वंस सीधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते पे, यानी आएगा किसके पास? केंद्र के पास। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा अपने पास नहीं रखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अपने पास रखेगी और कुछ पोर्शन बाकी के राज्यों की जरूरत के हिसाब से उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कितने रेट से डिस्ट्रीब्यूट करेगी इस पर डिसीजन कौन लेगा? जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल डिसीजन लेगा कि कौन से राज्य को कितना प्रतिशत आईजीएसटी का कलेक्शन जाएगा। समझ में आया? हाँ या ना? इस पेज में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। चलो, इस पेज में किसी को कोई डाउट? अब रिपीट करने को नहीं कहना, 2 बार रिपीट किया, बहुत आराम आराम से रिपीट किया, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी, डाउट जरूर बताऊंगी, डाउट पूछो। इस पूरे पेज में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम आगे पढ़े जीएसटी। इस पूरे पेज में कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। एसजीएसटी, सिंपल स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आधा राज्य को जाएगा, ठीक है, जिस राज्य की बाउंड्री के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है। सब क्लियर? कोई डाउट नहीं? मतलब मुझे समझ नहीं आता तुम लोग को डाउट क्यों नहीं होता है। या तो देखो 2 बात हो सकती है, या तो मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ कि तुम्हें डाउट नहीं निकल रहा, या तो तुम सब पढ़ ही नहीं रहे हो। मतलब इन दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। देखो, पहली बात है तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ तो तुमको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर दूसरी बात है तो बहुत बुरा कर रहे हो अगर पढ़ नहीं रहे हो। आईजीएसटी का कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है बच्चे, आईजीएसटी के कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, हमको बस प्रोसीजर पता होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किसके द्वारा लगाया जाता है? सेंट्रल के द्वारा लगाया जाता है, सिंपल, डन। अरे कोई कह रहा था अभी आवाज रुक रुक के आ रही है, किसी बच्चे को आवाज रुक रुक के आ रही थी, बताना जरा सा किसको आवाज रुक रुक के आ रही है? आवाज कोई ऐसा इश्यू हो रहा है किसी को? मुझे तो एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है आवाज, कोई इशू नहीं हो रहा। मैम राइटिंग बड़ा कर दीजिए। बेटा इससे बड़ा कहाँ लिखूं, बता ना, पूरी शीट तो भर गई। अब मैं अगर पूरे एक पेज में जीएसटी लिख दूंगी तो दूसरे पेज में मैं समझाऊंगी क्या? समझो भाई, इतना बड़ा, इससे ज्यादा मैं बड़ा कैसे लिखूं बताओ? ठीक है, कोशिश करूंगी रवि रंजन, कोशिश करूंगी, डोंट वरी, कोशिश करूंगी और बड़ा लिख दूं। डन? नहीं दिखता है मैम, दिख नहीं रहा है तुम लोगों को? सच बताओ, क्या तुम लोगों को यहाँ पर बोर्ड नहीं दिख रहा है? बताओ, ये बोर्ड क्लियर है सबको?
चलो परफेक्ट है। आगे अब हम बात करते हैं जीएसटी के रेट्स के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी टैक्स रेट्स आर डिफाइंड इन जीएसटी। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कितने टैक्स रेट्स जीएसटी में डिफाइन करे गए हैं। हाउ मेनी टैक्स रेट्स आर डिफाइन इन जीएसटी। तो याद रखिएगा बच्चे, जीएसटी में 5 टैक्स रेट्स डिफाइन करे गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? 0%, 5%, 12, 18 and 28%. There are 5 tax rates introduced in GST: 0, 5, 12, 18 और 28%। वहीं पर there is 2 extra rates also। एक है 0.25%। अगर आप किसी भी तरीके का प्रेशियस मेटल खरीद रहे हो, प्रेशियस मेटल जैसे कि क्या हो गया, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड वगैरह हो गया, तो अगर गोल्ड वगैरह की परचेजिंग कर रहे हो तो आपके लिए एक एक्सक्लूसिव जीएसटी का रेट है जो कि कितना है, 0.25% का जीएसटी है। ठीक है, डन, ओके। और अगर आप किसी तरीके का प्रेशियस, सॉरी नोट, ओके सॉरी मैं यहां पर गलत कर गई, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके मैं कह रही थी अगर आप किसी तरीके का प्रेशियस स्टोन खरीदते हैं जैसे कि डायमंड वगैरह, तो डायमंड वगैरह की परचेजिंग में आपको 0.25% का जीएसटी देना है। डायमंड हो गया, रूबी हो गया, एमरल्ड हो गया, कोई भी प्रेशियस स्टोन है तो प्रेशियस स्टोन की खरीदारी पर आपको 0.25% का जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप किसी भी तरीके का प्रेशियस मेटल खरीदते हैं, ठीक है, तो प्रेशियस मेटल की परचेजिंग में आपको कितना प्रतिशत जीएसटी देना पड़ेगा, 3% का। यानी अगर गोल्ड वगैरह खरीदते हैं तो आपको 3% का जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसी भी तरीके का प्रेशियस स्टोन है तो उसकी परचेजिंग पर आपको 0.25% का जीएसटी देना पड़ेगा। देखो यार, एक कमेंट सेक्शन में सबको प्रॉब्लम हो रही है पेन की, इससे ज्यादा मोटा पेन नहीं हो सकता और इससे ज्यादा क्लियर मैं लिख नहीं सकती। इन केस अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आई कांट डू एनीथिंग, आई एम सो सॉरी। मतलब एक सेक्शन तो बहुत अच्छे से पढ़ा, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन एक सेक्शन में सबको दिक्कत हो रही है। पेन नहीं चल रहा है, मैम मोटा लिखो, मैम पतला लिखो, मैम लाइट नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। एक सेक्शन में लोग परेशान है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। पढ़ने में ध्यान दे लो, जितना कंप्लेन कर रहे हो उतना पढ़ने पे ध्यान दे रहे हो। आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर क्वालिटी में आपको देख सकती हो, अब इससे ज्यादा अच्छा नहीं देख सकती मैं, और इससे ज्यादा बड़ा बड़ा मैं नहीं लिख सकती। ठीक है, जो है यही है। मतलब पढ़ने में कब, अभी 10 क्वेश्चन इसी चीज से उठाओगे, 10 क्वेश्चन यहीं से पूछ लोगे। जो बार बार लिख रहे हैं ना मैम हैंडराइटिंग बड़ी कर दो, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो एक ही कमेंट पे ही ध्यान दे रहा है कि मैम हैंडराइटिंग नहीं सही है, हैंडराइटिंग नहीं सही है। अरे अब मैं कैसे लिखूं, यही हैंडराइटिंग है। और इसी से 10 क्वेश्चन अभी उठाओगे तुम, मैम ये नहीं समझ में आया, ये रिपीट कर दो, वो नहीं समझ में आया, वो रिपीट कर दो। पढ़ाऊं अब, पढ़ाऊं या रुको, अभी अभी भी और कोई एक्सप्लेन करना है बोलो तो। ओके तो मैं क्या बता रही थी, देयर आर 5 टैक्स रेट्स इंट्रोड्यूस इन जीएसटी। जीएसटी में कितने टैक्स रेट्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, 5 टैक्स रेट्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं। कौन कौन से, 0, 5, 12, 18 एंड 28%। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो देयर आर
2 एक्स्ट्रा रेट्स ऑल्सो। यहां पर क्या होता है, 2 एक्स्ट्रा रेट्स भी इंट्रोड्यूस करे गए हैं जीएसटी में। 0.25% जो है वो प्रेशियस स्टोन के लिए और 3% जो है वो प्रेशियस मेटल के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, देयर आर 4 प्रोडक्ट्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। 4 ऐसी वस्तुएं हैं जो जीएसटी से क्या है, एग्जेम्प्टेड है, यानी उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। वो 4 प्रोडक्ट कौन से हैं वो भी लिख दे रही हूं मैं यहां पर। तो देयर आर 4 प्रोडक्ट विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। कौन कौन से? पहला तो है हमारे लिए रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है बच्चे? जमीन, घर, जायदाद वगैरह, ये जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। रियल एस्टेट पर जीएसटी नहीं लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पर जीएसटी नहीं लगता। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यदि पेट्रोल, डीजल वगैरह, इन पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, इसके अलावा शराब, दारू या अल्कोहल, अल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगता। अब मुझे पता है तुमने इन तीनों को तुरंत इग्नोर किया और सीधा यहां पहुंचे, मैम शराब है, मैम शराब पर जीएसटी नहीं लग रहा, मैम कैसी बात कर रहे हो? यानी सरकार भी हमारी मन की बात समझ गई कि शराब भी हमारी बेसिक नेसेसिटी है, इस पर जीएसटी लगाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। मतलब मैम सरकार भी कह रही है मन लगा के पियो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा? हाँ जी, ऐसा मतलब शराब पर जीएसटी नहीं है, ये सुनकर खुश मत हो क्योंकि शराब पर जीएसटी नहीं है, लेकिन शराब पर अभी भी स्टेट टैक्सेस लगता है। और वो स्टेट टैक्स कौन सा होता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। देखो मैं आपको ये बता दूं, एक होता है राज्य उत्पादन शुल्क, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। स्टेट एक्साइज ड्यूटी हिंदी में राज्य उत्पादन शुल्क, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये राज्य उत्पादन शुल्क, स्टेट एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? ओपियम, अल्कोहल, शराब, ठीक है, इन सब पर, ड्रग्स वगैरह, इन पर जो है स्टेट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ये अभी भी जीएसटी के अंदर नहीं आया, यानी इस पर एसजीएसटी या सीजीएसटी नहीं लगता, बिकॉज अल्कोहल सरकार, राज्य सरकार की कमाई का जरिया है, जिसमें क्या लगेगा? सरकार के द्वारा स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। ठीक है, डन डन बच्चे? ओके, अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दे रही हूं, कुछ और पॉइंट्स बता दे रही हूं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक होता है जीएसटी में HSN कोड, ठीक है, ये होता है 6 डिजिट का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है HSN कोड कितने डिजिट का होता है जीएसटी में? ये होता है 6 डिजिट का। और HSN का फुल फॉर्म क्या होता है? हार्मोनाइज्ड। व्हाट इज HSN? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। HSN कोड होता क्या है? HSN कोड वस्तु को, अलग अलग प्रोडक्ट्स को दिया जाता है और इस कोड के हिसाब से उसको जीएसटी के डिफरेंट रेट्स पर क्या करते हैं? हम क्लासिफाई करते हैं। आपको बहुत ज्यादा डिटेल पता होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए HSN कोड कितने डिजिट का होता है। आंसर दो जल्दी से सारे बच्चे, HSN कोड कितने डिजिट का होता है? सब आंसर दो। HSN कोड कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का। ठीक है, HSN कोड हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया में सबसे ज्यादा जीएसटी का रेट है, जो कि कितना है? 28% का। याद रखिएगा, इंडिया में
सबसे ज्यादा जीएसटी का रेट है, जो कि कितने प्रतिशत का है? 28% का है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आपको यहां बता रही हूं कि एक और चीज कि भूल गई मैं। ओके, इंडिया में सबसे ज्यादा जी, हाँ, टोटल टोटल कितने देशों में जीएसटी लागू है? टोटल कितने कंट्रीज पर जीएसटी लागू है? तो बच्चे टोटल 160 देशों में जीएसटी लागू है, इंक्लूडिंग इंडिया। भारत को इंक्लूड करके कितने? 160 देशों में जीएसटी लागू है। ठीक है, पूछा जाए इंडिया में कितना रेट्स है, हाउ मेनी टैक्स रेट्स आर इंट्रोड्यूस इन जीएसटी? जीएसटी में कितना टैक्स रेट्स इंट्रोड्यूस है इंडिया में? क्या आंसर दोगे? जीएसटी में कितना टैक्स रेट इंट्रोड्यूस है? हाउ मेनी टैक्स रेट्स आर देयर इन जीएसटी? बोलो। 28%। अरे इसका कहाँ से कुछ नहीं होता, बस ठीक है, जो है उस पढ़ लो ध्यान से। ठीक है, कितना? 5 टैक्स रेट्स इंट्रोड्यूस होता है जीएसटी में। ठीक है, डन, परफेक्ट है। तो ये था आपका जीएसटी का कंप्लीट टॉपिक। पहले तो मुझे बताओ, जीएसटी जितना पढ़ाया सबको समझ में आया? जीएसटी जितना पढ़ाया सबको समझ में आया, हाँ या ना का आंसर दो। सबको समझ में आया अच्छी तरीके से? ओके, अच्छा पहले चलो इतना लिखना स्टार्ट करो यहां से। आज हमारा इनकम का पोर्शन फिनिश हो गया है, इनकम का पोर्शन फिनिश हो गया। एक्सपेंडिचर का पोर्शन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है, पहले इतना लिखना स्टार्ट करो। लिखो जल्दी से, मैं इधर ही बैठी हूं। एजुकेशन पर क्यों लगता है जीएसटी? क्यों लगता है ये तो सरकार से जाके पूछो। 18% जीएसटी है। बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, अल्कोहल, ये सब स्टेट की कमाई का जरिया है। डन, लिख लिया बच्चे? लिख लो सारे के सारे, बैठी हूं मैं। हो गया? ओके, लो इसे लिखो। मैम अपने फोन पे क्लास देखिए कितना छोटा राइटिंग दिखता है। यार मैं नहीं कर सकती कुछ, आई एम सो सॉरी यार, मतलब मैं इतना बड़ा लिख रही हूँ उसके बावजूद भी आई कांट डू एनीथिंग, आई एम सो सॉरी। मैम पीडीएफ नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, टेंशन ना लो। राज श्रीवास्तव क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैम ओपीएम क्या होता है बेटा? ओपीएम यानी चरस, गांजा, दैट इज ओपीएम। ठीक है,
पेट्रोलियम पर सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी ना लगा, स्टेट की अथॉरिटी क्यों दी गई है? अथॉरिटी क्यों दी गई है बेटा? जीएसटी इज अ डुअल कॉन्सेप्ट, यहाँ सेंट्रल और स्टेट दोनों के साझेदारी से काम होता है। डुअल डुअल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ सेंट्रल अपनी कमाई नहीं कर सकता। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था 1957 में। मैम इन जीएसटी गवर्नमेंट ओनली डिस्ट्रीब्यूट द पार्ट ऑफ द स्टेट। हाँ, सरकार जीएसटी काउंसिल डिस्ट्रीब्यूट करता है। डन हो गया, ये वाला पेज लिख लिया बच्चों? डन, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो ये लिखो, नहीं ये नहीं पूछा जाएगा कौन कौन से प्रोडक्ट पर कितना रेट से जीएसटी लगता है, कोई जरूरत नहीं है। इतने प्रोडक्ट, हजारों प्रोडक्ट है, कितना याद करोगे? मुझे खुद भी नहीं याद है। डन, तो ये थी आज की क्लास जो कि अब फाइनली फिनिश होती है। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये थी आज की क्लास जो कि अब फाइनली फिनिश होती है। आज इनकम का पोर्शन हमने फिनिश किया, कल मैं एक्सपेंडिचर का पोर्शन स्टार्ट करूंगी, खर्चे। ठीक है, खर्चों का पोर्शन कल की क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। आज की क्लास जीएसटी समझ में आई सबको? ठीक है, जीएसटी समझ में आया सबको अच्छी तरीके से? पहले ये बताओ। हाँ हाँ, मंडे टू फ्राइडे लगता है क्लास। ठीक है, अच्छा यहां पर ध्यान रखना भाई, चैनल का नाम मैंने आप लोगों को बताया है, आफरीन अजमत, दिख रहा है? ठीक है, आप वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कल की क्लास में मिलती हूँ, एक्सपेंडिचर का पोर्शन फिनिश कराऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर बच्चा, बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय।